हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 4 से 6 जुलाई 2024 का करंट डिस्कस करेंगे, जिसमें जो अभी T20 विश्व कप हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। ग्लोबल इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की बात होगी। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, आदित्य L1 अंतरिक्षयान और जो नए आपराधिक कानून आए हैं उनकी चर्चा करते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर तीसरे सम्मेलन थर्ड समिट ऑन अफगानिस्तान का आयोजन कहाँ किया गया है? काबुल, नई दिल्ली, दोहा और इस्लामाबाद। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी जो है, ये सम्मेलन का आयोजन दोहा में किया गया है। कतर की राजधानी है दोहा और ये सम्मेलन 30 जून से 1 जुलाई 2024 के बीच में आयोजन किया गया है इसका, जिसमें 25 देश और कुछ जो संगठन है जैसे यूरोपियन यूनियन है, एससीओ है, ऐसे संगठनों ने इस जो सम्मेलन है उसमें भाग लिया है। और इस सम्मेलन में अफगानिस्तान की जो वर्तमान सरकार है और तालिबान ने भी क्या किया है, भाग लिया। और पहली बार है जब ऐसे सम्मेलन में तालिबान भी क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। ठीक है। और इस बैठक में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव, जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, उनका जो इफेक्ट आ रहा है अफगानिस्तान की इकोनॉमी पर, उस पर, उसके अलावा नशीली दवाओं के खतरे और अन्य मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इन पर चर्चा की गई और एक वे आउट निकालने का की कोशिश की गई कि कैसे अफगानिस्तान को क्या किया जाए, मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी, ये 30 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेंकैया नायडू के जो है वो जीवन पर आधारित करीब 3 पुस्तकों का क्या किया है, विमोचन किया है। ये विमोचन जो है उनके 75वें जन्म दिवस पर किया गया है। जो विमोचित पुस्तकें हैं उनका नाम है वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, यह है श्री एस नागेश कुमार। उसके बाद से सेलिब्रेटिंग भारत, डॉक्टर I.B. सुब्बा राव और महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, ये संजय किशोर जी ने पुस्तक लिखी है। ठीक है। और वेंकैया नायडू जी जो हैं वो वर्ष 2017 से 2022 के बीच भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, भारत किस टीम को हराकर 2024 T20 विश्व कप विजेता बन गई है? पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये भारत जो है वो दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप 2024 की विजेता बन गई है। और भारत अकेली ऐसी टीम है जिसने इस प्रतियोगिता में कोई भी मैच नहीं हारा है। ठीक है। इसमें कुल भारत ने क्या किए, 9 मैच खेले, जिनमें से 8 में जीत हासिल की, जबकि एक मैच जो है वो बारिश के कारण क्या हो गया, रद्द हो गया। ठीक है। तो भारत इसमें एक भी मैच में नहीं जीता है और ऐसा करने वाली भारत की क्या है, विश्व की प्रथम टीम है। ठीक है। बात फाइनल की करें तो 29 जून को फाइनल हुआ था, जो बारबाडोस के केसिंगटन ओवल में आयोजित किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को भारत ने 7 रनों से हराकर खिताब जीता है। ये जो मैच का वेन्यू होता है ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज जीतने वाली टीम हारने वाली टीम के बारे में तो सबको ही आसानी से जानकारी होती है। ठीक है। तो कई बार जो है वो वेन्यू को लेके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और ये भारत का जो है वो दूसरा T20 विश्व कप खिताब है। पहला खिताब भारत ने 2007 में जीता हुआ था। ठीक है। बाकी इस प्रतियोगिता में जो विराट कोहली हैं ये प्लेयर ऑफ द मैच और जसप्रीत बुमराह जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं। ठीक है। भारत की जो टीम है उसके कप्तान रोहित शर्मा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जुलाई 2024 से निम्न में कौन से कानून लागू हुए हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये ऊपर जो 3 कानून लिखे हैं ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से जो है वो लागू हो गए हैं, अब फोर्स में है ये। ठीक है। और ये तीनों कानून जो हैं वो क्रमशः भारतीय दंड संहिता, जिसको आप लोग आईपीसी के नाम से जानते थे, आपराधिक प्रक्रिया संहिता जिसको सीआरपीसी बोलते थे, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये जो क्या है वो इनकी इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसकी ये क्या करेंगे, जगह लेंगे। ये तीनों कानून जो हैं वो 21 दिसंबर 2023 को
संसद से पारित हो गए थे, दोनों सदनों से पारित हो गए थे और 25 दिसंबर 2023 को इनको महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी की क्या मिली थी? स्वीकृति मिल गई थी और ये अब 1 जुलाई 2024 से फोर्स में है, इनको लागू कर दिया गया है। ठीक है। और एक स्पेशल फैक्ट ये है कि भारतीय न्याय संहिता जो है इसमें 358 धाराएं हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस नाम से एक नया अत्यधिक शक्तिशाली बम विकसित किया है? सिटबैक्स 1, सेवेक्स 2, टीएनटी मैक्स और पावर बूम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये भारतीय नौसेना ने एक सेवेक्स 2 नाम से एक नया अत्यधिक शक्तिशाली बम जो है वो विकसित किया है, जो परमाणु बम की तरह तो शक्तिशाली है किंतु ये परमाणु बम नहीं है, ये गैर परमाणु आधारित बम है। ठीक है। और ये जो बम है वो जो स्टैंडर्ड टीएनटी है जिसको ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बोलते हैं उससे 2.101 गुना क्या है, ये अधिक शक्तिशाली है। इस बम को मेक इन इंडिया पहल के तहत इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ईईएल द्वारा विकसित किया है। ठीक है। और इसकी क्या है, नौसेना ने कंपनी के पहले थर्मोबैरिक विस्फोट को भी क्या किया है, प्रमाणित कर दिया था, जिसे सिडवेक्स 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये भारत का क्या है, अपना स्वदेशी एक अत्यंत शक्तिशाली बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये आयोजन 3 से 4 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में किया गया और इस आयोजन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। बाकी इंडिया एआई मिशन जो है, भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है, इसका उद्देश्य एआई नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और देश में एआई के जिम्मेदार और समावेशी विकास को क्या करना है, सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी सेरा ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ह्यूमन स्पेस उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को भागीदार देश घोषित किया है? चीन, जापान, भारत और रूस। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, ये सेरा ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार देश जो है वो घोषित किया है। ठीक है। और इस उड़ान कार्यक्रम के तहत दुनिया भर से 6 नागरिक, 6 सिटीजन जो हैं वो अंतरिक्ष यात्री, 6 नागरिक अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे। ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है वो ब्लू ओरिजिन के सहयोग से क्या किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। और ये चयनित जो नागरिक हैं वो ब्लू ओरिजिन के लिए के रीयूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट न्यू शेपर्ड में 11 मिनट की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में क्या करेंगे, ये लोग जाएंगे। और इसमें जो है वो लोगों का जो चयन होगा वो वोटिंग के माध्यम से, जो लोग इसमें अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, जो लोग जाना चाहते हैं, वो एक फॉर्म वगैरह है और उसका कुछ मिनिमम अमाउंट है, तो भर के जो है वो अपना दावेदारी करेंगे और फिर उनकी दावेदारी को वोटिंग के माध्यम से इंश्योर किया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से लोग चयनित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला जो है देश है, जो दुनिया का पहला ऐसा कार्य करने वाला देश बन गया है। डेनमार्क ने गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के कारण पशुपालकों पर कर लगाया है। इनके द्वारा जो है वो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। और अगर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की बात करें तो उस रिपोर्ट के अनुसार जो पशुधन है, जो कैटल है, वो मानव जनित ह्यूमन जनरेटेड मीथेन उत्सर्जन के लगभग 32% के लिए जिम्मेदार। एक बड़ा हिस्सा जो है वो जानवरों से या पशुधन से आता है उत्सर्जन का। ठीक है। तो इस वजह से ये जो है वो टैक्स लगाया गया है और ये कदम वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने के लिए उठाया गया है। ये डेनमार्क का लक्ष्य है कि वो वर्ष 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने वाला है। ये इनका जो है लक्ष्य, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये जो है वो कदम उठाया गया है। और इस टैक्स से जो राशि आएगी उस राशि का कार्य क्या होगा, पर्यावरण बहाली परियोजनाओं में निवेश के लिए किया जाएगा। ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग एज इट इज हमसे
पीडीएफ के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या तो आप लोग वीडियो को पॉज करते करते अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है वो एज इट इज फॉर्म में हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके लिए आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। ये नीचे जो है वो व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है, तो आप हमसे इस तरह जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास रिमपैक 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण चीन सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, हवाई द्वीप और भारतीय महासागर। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये रिमपैक 2024 का आयोजन हवाई द्वीप जो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है उस पर ये आयोजन हो रहा है। ठीक है, और ये आयोजन 27 जून से 1 अगस्त 2024 के बीच में होना है। और ये रिमपैक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। और इस अभ्यास में 29 देश जो है वो 29 कंट्रीज क्या कर रही हैं, भाग ले रही हैं। इसमें भारतीय जो एक बहुउद्देशीय स्टील फ्रिगेट है INS शिवालिक, ये जो है वो अभ्यास में भारत की ओर से भाग ले रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रति वर्ष 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के नाम से जो है वो मनाया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और पहली बार ये वर्ष 2008 में आयोजित किया गया, जिसको एक ग्रुप है जिसका नाम है जीरो वेस्ट यूरोप। इस ग्रुप का एक सदस्य है रिजोरो द्वीप, रिजोरो देश। इस रिजोरो देश द्वारा जो है ये पहली बार मनाया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002 में बांग्लादेश जो है वो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का क्या बना, पहला देश बना। भारत ने भी 1 जुलाई 2022 से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको एक बार ही केवल यूज किया जा सकता है, ऐसा प्लास्टिक जिसका क्या किया जाए, नवीकरण दोबारा नहीं किया जा सकता है, पुनर्नवीकरण करने योग्य नहीं है, वैसे प्लास्टिक के उत्पादन पर, प्रयोग पर क्या रखा है, भारत ने प्रतिबंध लगा रखा है। अगला क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 16वां संस्करण कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली, मंगोलिया, मेघालय और उत्तराखंड। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 16वां संस्करण मेघालय में और मेघालय के उमरोई जो कैंट एरिया है उसमें इसका आयोजन शुरू हुआ है। और ये आयोजन 3 से 16 जुलाई 2024 के बीच में चलेगा। और ये भारत और मंगोलिया इन दो देशों का क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बाकी इनके जो उद्देश्य है वो मेनली जो है वो क्या करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, इस क्षेत्र में संचार, कम्युनिकेशन आदि को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये इनके उद्देश्य होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी करने में कितने दिन लगाए हैं? 100 दिन, 150 दिन, 178 दिन और 200 दिन। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये अंतरिक्ष यान है आदित्य L1, इसने हेलो कक्षा पूरी करने में क्या किया है, 178 दिन का समय लिया है। इसने जो L1 पॉइंट है, ठीक है, L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन का समय लगाया है। ये अगर आदित्य L1 यान की बात करें तो ये जो है वो 6 जनवरी 2024 को अपनी लक्षित हेलो कक्षा में पहुंचा था, जबकि इसको लॉन्च 2 सितंबर 2023 को किया गया था। और अगर पॉइंट L1 की बात करें, जिसको लैग्रेंज पॉइंट भी बोलते हैं, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक पॉइंट है जो पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक जो है वो अवश्य, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को इम्प्रोवाइज करने में, चीजों को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने में जो है वो बहुत सहायता करेगा। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट की अपडेट मिलती रहे। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।